नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बात शुरू करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण को लेकर। इस भाषण का अर्थ क्या है? 103 मिनट। मुझे याद पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कम से कम पिछले 4-5 सालों का तो सबसे लंबा चौड़ा भाषण है 103 मिनट का। जो पिछले साल जो उन्होंने भाषण दिया था वो 98 मिनट का भाषण था, यानी 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण। ऐसे वक्त में जबकि प्रधानमंत्री कई संकटों से दो चार हो रहे हैं, कई मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। एक मुश्किल जो वैश्विक मुश्किल है, यानी जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। कुछ दिनों पहले पहलगाम का हादसा हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते, बीच में पाकिस्तान की पहेली, एक ये संकट है इससे निपटने का। दूसरा, जिस तरीके से दुनिया में टैरिफ वॉर हो रहा है, उसकी वजह से एक आर्थिक संकट भारत के ऊपर मुंह बाए खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और तकरीबन 26 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में किया उन्होंने। तीसरा संकट जिसका आज उन्होंने उदाहरण दिया वो अंदरूनी संकट है, जिसकी वजह से उनको लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करनी पड़ी है। वो एक अलग संकट है जिसकी वजह से वो पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी का अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। और चौथा, जिसको मैं कहता हूं क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, दोनों ही आज स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नदारद थे। यानी भारत का लोकतंत्र क्या सिर्फ एक पहिए पे चलेगा, सत्ता पक्ष? क्या लोकतंत्र बिना विपक्ष के पहिए के चल भी सकता है? ये सवाल है। लेकिन जिस तरीके के रिश्ते लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई पड़ रहे हैं और उसके बाहर दिखाई पड़ रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि बिहार के अंदर एसआईआर की बात की जा रही है, चुनाव को मैनिपुलेट करके जीतने की बात की जा रही है, तो 4 बड़े संकटों की प्रतिछाया मुझे उनके भाषण में दिखाई पड़ी है। बट क्या ये वाकई में असली मुद्दे या कुछ और भी मुद्दे हैं? ऐसे सवाल हैं जिस पर श्रवण जी से बात करना और उनकी बातों को समझना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, 50 साल से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, इस देश को देखने का अनुभव है। इंदिरा गांधी की सत्ता को भी देखा है और जेपी के साथ काम भी किया है। तो पूरी एक 5 दशकों का जो अनुभव होता है, उसके संदर्भ में जब वो प्रधानमंत्री के भाषण को सामने रखेंगे, उसको निचोड़ रखेंगे, तो आपको भी बात समझ में आएगी और मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 103 मिनट का भाषण, बहुत बड़ा भाषण। देखिए, मैं पिछले 50 सालों से भाषण सुन रहा हूँ लाल किले से। 50 से ज्यादा भी कह सकते हैं, 60 सालों का भी कह सकते हैं। मोदी जी को पिछले 12 सालों से, ये उनका 12वां भाषण था। 2014 में आए थे, तब उन्होंने भाषण दिया था। उसके बाद से ये 12वां भाषण था। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। 103 मिनट बोले वो, जब तक उनके पास कागज थे, हाथ में नोट्स थे, तब तक बोलते रहे। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो कागज थे, तो वो कागज देखकर बोल रहे थे। जब वो कागज का आखिरी पॉइंट आ गया, तब उन्होंने कविता पढ़ी और जय हिंद कर दिया। अटल जी की स्टाइल में कविता पढ़ी उन्होंने, हाथ वैसे ही ऊंचा करके कविता पढ़ी। ये मामला 103 मिनट का नहीं है, वो 130 मिनट भी बोल सकते थे और 60 मिनट भी बोल सकते थे। मैंने पहली बार
मोदी जी को इतना सहमा हुआ, डरा हुआ, अपने आप में सिमटा हुआ और जैसे डरा हुआ आदमी बहादुर बनने की कोशिश करता है, उस तरह का व्यवहार उनको देखा। वो रुक रुक कर बीच में कई बार रुके, मुझे लगा कि कोई क्या माइक बंद हो गया, क्या हो गया, पर वो माइक बंद नहीं हुआ था। वो कागजों में झांकते हुए वो एक एक शब्द को बहुत ही सोच समझ कर बोल रहे थे। एक जो उनका रेटोरिक आमतौर का रहता है हर भाषण का, वो मिसिंग था। काफी केयरफुली क्राफ्टेड, जिसको कहना चाहिए, उनको जो कहना था वो उन्होंने कहा। और जो ऑडियंस उसके सामने थी, उनके सामने थी, उसको नहीं सुना रहे थे वो। क्योंकि वो ऑडियंस तो उसमें आपको देखें, बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, ऊँग रहे थे, कुछ लोग उबासियां ले रहे थे। पिछली बार के मुकाबले अगर देखें तो सामने की जो कुर्सियां थी बहुत सारी खाली थी। वो सुना रहे थे किसी और सत्ता को और सत्ताओं को अपनी बात। वो जो सत्ता एक हमारी सीमा के पार है, उसको सुना रहे थे कुछ। वो एक सत्ता जो पैसिफिक के पार है, समुद्र के पार है, उसको सुना रहे थे कुछ। वो एक सत्ता जो उपस्थित नहीं हुई और कांग्रेस के कार्यालय में झंडा फहरा रही थी पानी के बीच में, बरसते पानी में, उसको सुना रहे थे। और उसको सुना रहे थे जो सत्ता कहीं दूर नागपुर में है, जो मोदी जी के भाषण की मॉनिटरिंग कर रही थी। क्या कहते हैं मोदी जी? 2024 का अगर आपने भाषण सुना हो या देश ने सुना हो, जब वो चुनावों के बाद पहली बार प्रकट हुए थे बैसाखियों पर, वो उस भाषण से अगर आप 103 मिनट के भाषण को सुने तो आपको लगेगा कि जैसे एक साल में या कुछ महीनों में या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से कुछ देश बदल गया है मोदी जी के लिए। 7 मई 2025 के पहले जो देश था मोदी जी का, वो 10 मई 2025 के बाद बदल गया, ऐसा लगता है सुनकर। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो डर गया है कई सत्ताओं से जिनका मैंने जिक्र किया, उसको कई चीजों का अंदेशा है, पर वो 2035 तक सत्ता में बने रहना चाहता है। और उसके संकल्पों में ये दिखता है कि वो, जैसे उन्होंने कहा कि भारत जब दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा तो वो उसकी घोषणा खुद करेंगे लाल किले से। वो तमाम लोग जो इस साल के सितंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, उनको वो अपनी प्रतीक्षाएं बंद कर देना चाहिए और किसी 2035 के या और उसके भी आगे की किसी तारीख के उनके जन्मदिन की प्रतीक्षा करना चाहिए। एक जो बड़ा फर्क है इस भाषण को, अगर आप उसका पोस्टमार्टम करें, डिसेक्शन करें, उसका शव परीक्षण करें, तो इसमें जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि एक ऐसा शासनाध्यक्ष जो जिसका डंका
7 मई के पहले दुनिया में बज रहा था, और जो दुनिया के राजधानियों में रेड कारपेट पर चलता था, और विदेशी शासनाध्यक्षों के गले मिलता था, इंडियन डायस्पोरा में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू और राहुल का मजाक उड़ाता था, और वो जो चमत्कार बाहर दिखाता था उसके दम पर भारत पर राज करता था, भारत की जनता पर। आज के भाषण से ये नजर आया कि मोदी जी को अब देश की जरूरत है, और वो देश की जनता की ताकत पर अब बाहर राज करना चाहते हैं। ये एकदम फर्क हो गया, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर की जो तारीखें हैं वो हमारे देश की बहुत बड़ी तारीखें हैं। उनको लगा कि यार ऑपरेशन सिंदूर में तो कोई देश मेरे साथ ही खड़ा नहीं हुआ, और देश जो खड़ा हुआ वो इस देश का विपक्ष था, इस देश की जनता थी, इस देश की सेना थी। तो नरेंद्र मोदी एकदम जमीन पर आ गए। उनको लगा कि जिस दुनिया के नेता बनने की, विश्व गुरु होने का वो सपना देख रहे थे, या वो दुनिया उनकी है ही नहीं, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की ताकत नहीं थी देश की। तो आज का भाषण अगर आप सुने तो ऐसा लगता है कि वो देशवासियों की ताकत को अब अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। मोदी जी के एक एक शब्द में आप उस अभिमन्यु की तलाश कर सकते हैं, वो चक्रव्यूह तो रचता रहता है पर खुद उस चक्रव्यूह में फंस गया, और उसको चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसको चक्रव्यूह से निकालेंगे। और इसीलिए आप पाते हैं कि वो कृष्ण जन्म की बात करते हैं और सुदर्शन चक्र मिशन की बात करते हैं। देखिए आशुतोष जी, हम बहुत लंबी बात तो इसलिए नहीं करना चाहते, समय का एक अभाव है, पर हम उसको पूरी बात को, अपनी बात को, 103 मिनट की बात को इसमें 4 व्यक्तियों पर समेटना चाहते हैं, या 4 देशों पर समेटना चाहते हैं, या उसमें कुछ संस्थाएं भी आप शामिल कर लीजिए। इसमें पहला व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर है। आपकी आवाज आ रही है उधर से कुछ? और बोले। इस मुनीर की जो धमकी का उल्लेख है बगैर मुनीर का नाम लिए, आपने देखा होगा कि अभी मुनीर ने फ्लोरिडा में, अमेरिका में गए थे वो, और वहां से न्यूक्लियर अपने प्रयोग की धमकी दी थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरते नहीं हैं। आप देखिए कि वो कहते हैं और उसका जो जवाब देते हैं, वो उसमें जो जिस तरह का एक जो डर कहें कि तैयारी कहें, कि वो जब वो कहते हैं कि मैं आपके ठिकानों को उड़ा दूंगा, गिरा दूंगा, अंबानी की रिफाइनरी को निशाना बनाऊंगा, या आप कोई बांध बनाएंगे तो उसको गिराऊंगा, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने देश के महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो, तमाम चीज। ये पहली बार है।
हमारे देश के लोगों ने इस भाषण को ठीक से सुना नहीं होगा, सुनते भी नहीं है लोग। देखते हैं राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं कि नहीं, कोस रहे हैं कि नहीं, बिटवीन द लाइंस अगर आप सुने, यानी पाकिस्तान के साथ एक लंबे संघर्ष की तैयारी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। सर माफ करेगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण में इतना फोकस पाकिस्तान पे करना चाहिए था? क्या इसका यह खतरा नहीं है कि दुनिया को संदेश जाएगा भारत और पाकिस्तान तो दोनों बराबर की शक्तियां हैं, और जो हाइफनेशन की बात विदेश नीति में की जाती वो खतरा पैदा हो जाता है, जबकि भारत पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा बड़ा देश है, उसकी ज्यादा अहमियत दुनिया के नक्शे पर है। हम फिर वही गलती कर रहे हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक अपनी विदेश नीति कर लेते हैं या अपनी नीति को कर लेते हैं। देखिए, जो अ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिस तरह का प्रोवोकेशन कर रहे हैं और हमारा मीडिया जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का हाइप क्रिएट किया गया, और आज तक चल रहा है कितने विमान उनके गिरे, कितने हमारे गिरे, कोई जरूरत नहीं थी कि एयर चीफ मार्शल से कहलवाया जाए या वो कहें कि हमने उनके 6 विमान 3 महीने बाद कहलवाया। हमने क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री क्रिएट कर रहे हैं, सरकार क्रिएट कर रही है कि वो अपने आप को पाकिस्तान से इक्वेट कर रही है। कोई जरूरत नहीं थी ये बताने की कि हमने उनके गिराए। आप जब अमेरिका हाइफेनेटेड करता है तो आप विरोध करते हैं, जबकि आप खुद अपने आप को पाकिस्तान के साथ हाइफेनेटेड कर रहे हैं। तो ये एक मैसेजिंग है देश के लिए कि देश के नागरिक, अगर आप पुलवामा करते हैं, बालाकोट करते हैं और पहलगाम का बदला लेते हैं, जिसका जिक्र आप ओपनिंग रिमार्क्स में करते हैं, सैनिकों के शौर्य की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस्ड हैं, बुरी तरह ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि चीन का आपने जिक्र तक नहीं किया कि चीन के साथ आप इक्वेट करना चाहते हो या करवाना चाहते हो। और वो इस बहाने से देश को तैयार करना चाहते हैं कि देखिए जो खतरा है वो, आगे की हमारी तैयारियां क्या है। आपका सवाल, उसका एक बड़ा जवाब हम किसी और बातचीत में देंगे। दूसरा इशारा उनका ट्रंप की तरफ है। आप उनके भाषण के कोट्स निकाल के देखिए आशुतोष जी। आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आत्मनिर्भरता है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाषण में। वो कह रहे हैं दूसरों पर ज्यादा निर्भरता से आजादी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आत्मनिर्भरता का संबंध एक्सपोर्ट इंपोर्ट से नहीं, सामर्थ्य से है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ऊर्जा में, एनर्जी में आत्मनिर्भरता जरूरी है, तो बताते हैं सोलर एनर्जी में क्या कर रहे हैं, हाइडल एनर्जी में क्या कर रहे हैं। वो बताते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में क्या काम कर रहे हैं, कि 6 रिएक्टर्स उन्होंने किस तरह से बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो ये बताते हैं, देश को जानकारी दे रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है लाल किले से। अब इस पर राहुल गांधी कैसे रिएक्ट करेंगे, दुनिया के देश कैसे रिएक्ट करेंगे? परमाणु ऊर्जा का मतलब प्राइवेट सेक्टर का मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कि आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है? बहुत सारी चीजें हैं। और जब कह रहे हैं 10 नए रिएक्टर्स तेजी से काम कर रहे हैं, और आप इतने डरे हुए हैं क्रिटिकल मिनरल सप्लाई से, चीन ने रोक ली है पूरी सप्लाई आपकी, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी ठप पड़ गई है। तो आपको अब ध्यान आ रहा है कि क्रिटिकल मिनरल मिशन आप लॉन्च कर रहे हैं। और
आपको लग रहा है कि आपके जो तेजस विमान है उसके लिए, जो फाइटर्स हैं उसके लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने उसके इंजिन्स नहीं दे रहा है वो, तो आप कह रहे हैं कि हमको स्वयं का उत्पादन करना पड़ेगा। आप फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को लेकर आप कह रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि हमको फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स में आत्मनिर्भरता कायम करना पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि ईवी बैटरियां हम बनाएंगे। आप सोचिए कि मोदी जी क्या क्या बनाने वाले हैं, आप इसमें लिस्ट बनाइए कि फर्टिलाइजर पर आत्मनिर्भरता कम करेंगे, ईवी बैटरीज बनाएंगे, फाइटर विमानों के इंजन बनाएंगे, एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करेंगे, एनर्जी पर डिपेंडेंस कम करेंगे। और मोदी जी ट्रम्प को कह रहे हैं स्वदेशी, हम भारत के लोग स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी का उपयोग करेंगे। और वो आह्वान कर रहे हैं देश के नागरिकों से कि वो ऐसी दुकानें खोलें जहां सिर्फ स्वदेशी माल बिके। और देश को आगाह कर रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहे हैं, तो हिम्मत के साथ अपनी लकीर को लंबा करें और कोई स्वार्थ अपने चंगुल में हमको फंसा नहीं सके। आशुतोष जी, आप इसमें जो मैंने शुरू किया था उसको ढूंढिए कि जो मैंने 4 लोगों को बताया, और अब ट्रंप को जो मैसेजिंग है उसको ढूंढिए कि किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए, किसी की अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। ये जो भाषण है आशुतोष जी, वो बहुत अलग किस्म का भाषण, इसको आप इसमें देख रहे हैं कि राहुल गांधी पर कोई हमला नहीं किया गया, सिवा इसके कि आपातकाल का एक उन्होंने जिक्र किया, आपातकाल की ज्यादतियों का 50 साल का। उसके अलावा उन्होंने कोई बड़ा जिक्र नहीं किया कि विपक्ष को आड़े हाथों लिया हो या कोई बड़ी बात कही हो। उन्होंने सबका आह्वान किया कि सबको साथ आए और लोकल इज वोकल वगैरह की बात करें। आखिरी बात कहता हूं, जिस जिस संस्था से मोदी जी डर गए हैं वो है आरएसएस। मोदी जी, आपने देखा हो, अगर भागवत के भाषणों को ट्रैक किया हो हाल के दिनों में, उनका 2 दिन पहले का जो भाषण है उसको ट्रैक किया जिसमें उन्होंने अमेरिका पर अटैक किया और टैरिफ पर किया। फिर उन्होंने जो अभी कुछ कहा था कि स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत लोग परेशान हैं। आरएसएस के 100 साल तो काफी पहले से मन रहे हैं। मोदी जी ने आरएसएस के बारे में सेवा, 100 साल की सेवा स्वर्णिम पृष्ठ है भारत की जिंदगी में, जिसमें व्यक्ति से राष्ट्र के निर्माण तक की बात है। जो संस्था मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। आपने इस तरह की बात मोदी जी के मुंह से कभी नहीं सुनी होगी, 11 साल में नहीं सुनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आखिरी बात है वो ये है कि 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका का दिवस मनाया गया। घर घर तिरंगा की बात की गई। 14 अगस्त को मुंबई के टाटा मेमोरियल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में
डेमोग्राफी पर एक बड़ी फिल्म का प्रदर्शन हुआ। उस फिल्म का नाम है डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। और उस फिल्म वो जो प्रदर्शन हुआ, वो जो वहाँ लेक्चर हुआ अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, उसमें TISS के कुलपति अध्यक्षता कर रहे थे। वो जो कल जो बड़ा आयोजन हुआ डेमोग्राफी इज डेस्टिनी वृत्त चित्र का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें ये बताया गया है, जो फिल्म वहां प्रदर्शित की गई वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की निर्देशित है। उसमें ये बताया गया कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स में किस तरह से डेमोग्राफी का इम्बैलेंस पैदा हो गया है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी हो गई है, और आने वाले सालों में किस तरह से भारत की जनसंख्या प्रभावित होने वाली है। एक बड़ी कैंपेन में उस जो हुआ कल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का, उसका ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं। मोदी जी ने एग्जैक्टली वही कहा लाल किले से जो RSS और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को लेकर प्रचार कर रहा है। और डेमोग्राफी मिशन की जो बात कही, हाई पावर कमेटी की बात कही उन्होंने देश की डेमोग्राफी के अध्ययन के लिए, ये जो भाषण है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं आशुतोष जी, जी। इसके एक एक पॉइंट पर, एक एक मुद्दे पर और डिबेट होना चाहिए, और उसकी परतें निकाली जानी चाहिए कि ये मुनीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्यों कहा, ट्रंप को लेकर ऐसा क्यों कहा, स्वदेशी को लेकर ऐसा क्यों कहा, RSS को लेकर ऐसा क्यों कहा, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को लेकर जो एक बहुत ही बड़ा विभाजनकारी कदम होगा। और ये डेमोग्राफी इम्बैलेंस को अगर आप विभाजन की विभीषिका से जोड़ दें, तिरंगा घर घर तिरंगा से जोड़ दें, तो क्या RSS के एजेंडे को मोदी जी बहुत बड़े पैमाने पर देश में चलाना चाहते हैं? तो उसमें क्या वो अपने खुद के लिए एक सुरक्षा कवच ढूंढ रहे हैं कि देखिए मैं अब आपके एजेंडे को चलाना चाहता हूं, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए। सर, एक सवाल यहाँ पे है, क्या आपको लगता है कि वो RSS के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है, कि उनके संदेश RSS के बारे में बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, देशभक्त संगठन बताने की कोशिश की, जो आज तक कभी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं बोलते थे वो, और उसके अलावा उनके एजेंडे को एक तरीके से आगे बढ़ाते हुए कोशिश भी कर रहे हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल वो RSS के कैडर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं और उनकी लीडरशिप को वो आइसोलेट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, RSS को मोदी जी काफी पहले आइसोलेट कर चुके हैं। मोदी जी का RSS में अपना एक खेमा है, कैंप है, लोग हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि RSS एक आइडियोलॉजी है, और उसके जो 60 लाख लोग हैं देश भर में, और 60 हजार शाखाएं हैं, जो उनका रिजॉल्व है कि 100वें साल में इन शाखाओं की संख्या को 1 लाख तक पहुंचाना है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का कुलपति अगर इस कार्यक्रम में सदारत कर रहा है डेमोग्राफी इज डेस्टिनी में, तो आप सोचिए कि कितने और इंस्टीट्यूट्स हैं देश में जहां इस तरह के लोग हेड कर रहे हैं। तो ये मोदी जी कमजोर हो गए हैं। मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए। ये क्यूमुलेटिव वीकनेस है मोदी जी की, RSS अकेले के प्रति नहीं है। तो अगर मोदी जी स्ट्रांग हो जाते या हो जाएं कभी, जिसकी की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वो पलट कर वार भी कर सकते हैं।
पर अब वो स्थिति बदल गई है। इसलिए उनको, पर इसमें जो आपका सवाल है उसका उत्तर इस चीज में है कि ये जो आरएसएस को लेकर जो उनकी अपीजमेंट की पॉलिसी है, जिसको तुष्टीकरण कह सकते हैं, वो आरएसएस को कितना प्रभावित करेगा? क्या उसको आरएसएस जेन्युइन मानेगा जो मोदी जी कह रहे हैं उसको? और अगर जेन्युइन मानेगा तो, या आरएसएस के प्रति अगर मोदी जी इतने ही उदार हैं, हमको प्रतीक्षा करना चाहिए आने वाले दिनों की कि आरएसएस का कहा हुआ आदमी बीजेपी का अध्यक्ष हो जाता है क्या? हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि देश का जो उपाध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है, जिसके नाम के बारे में चर्चा चल रही है कि वो आरएसएस का एक बड़ा नाम है, जिसको लेकर हवा में नाम चल रहा है, तो हमको फिर बहुत सारी चीजें नए सिरे से रिवाइज करना पड़े। जो नाम चल रहा है मैं उसका उल्लेख जानबूझ करके नहीं करना चाहता। तो आपका जो प्रश्न है वो, उसका उत्तर एक बहुत ही लंबे, एक लॉन्ग टर्म उसका आंसर है, और वो उसको हमको टुकड़ों टुकड़ों में देखना पड़ेगा कि ये क्या जो उन्होंने कहा। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं आशुतोष जी कि मोदी जी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। ताजा खबर ये है कि उनकी यात्रा स्थगित भी हो सकती है। ताजा खबर ये है कि ट्रंप उनसे नहीं मिल सकते हैं। ट्रंप ने के जो इंडिकेटर्स हैं कि ट्रंप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, या मिलने को लेकर उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। जो इंडिकेटर्स हैं कि जो अमेरिका की ट्रेड टीम यहाँ आने वाली थी बातचीत के लिए, वो शायद अब नहीं आ रही है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में हमको पता नहीं है। इसलिए मैं, आपका जो सवाल है उसमें एक सवाल में कई सवाल हैं, और ये भी है कि आरएसएस ने जो अमेरिका के प्रति विरोध जाहिर किया है, उसको अमेरिका सरकार का विरोध भी मान सकता है कि सरकार ने आरएसएस के जरिए हमको कहलवाया है। तो एक जो टैरिफ का जो वॉर है वो अब काफी बड़ा हो सकता है। भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा आशुतोष जी कि आज फ्राइडे है। फ्राइडे को अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में यूक्रेन को लेकर बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, और इस बातचीत के बाद ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात होनी है वो होती है कि नहीं। इस बातचीत का भारत पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। तो हम आप आज की चर्चा को, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया है, नहीं बिल्कुल, मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये जो भाषण था ये कई मायनों में अलग भाषण था। जैसे वो कहानी है ना कि एन एलिफेंट एंड 6 or 5 ब्लाइंड मैन। तो हर आदमी मोदी जी की कोई सूंड पकड़ रहा है, मोदी जी की टांग पकड़ रहा है, मोदी जी के हाथ पकड़ रहा है, तो मोदी जी का मुंह पकड़ रहा है कि ये उन्होंने ये कहा। तो मोदी जी को समझना वैसे भी मुश्किल काम है। इसलिए मैं जिस तरह से समझ पाया, वो मेरा समझना, कितना समझना मैं नहीं जानता, पर जो भी समझा मैंने सोचा कि उसको आपने चूंकि सवाल किए इसलिए मैंने आपके दर्शकों के लिए रखा है। तो इसमें कोई करेक्शन होगा तो अपन किसी अगली चर्चा में उसको करेक्ट करेंगे। तो आज बिल्कुल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.